नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आज हम आगे पढ़ने वाले हैं शिक्षण के सामान्य नियम से। और इसमें दो तीन महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक हैं अभी, जिसमें से आपके एग्जाम में इनमें से काफी क्वेश्चन बनते भी हैं। और आपका सबसे बड़ा इसमें लाभ ये है कि क्वेश्चन इसमें से हार्ड उस तरह से कुछ घुमा के नहीं है, जो हैं ये मेन मेन पॉइंट हैं। और वैसे देखा जाए तो ये व्यवहारिकता से संबंधित प्रश्न है। जैसे मान लीजिए इतने सिंपल से क्वेश्चन है, अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से शिक्षण का कौन सा नियम नहीं है या कौन से शिक्षण के सामान्य नियम नहीं है, तो अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है, तो भी आपने नहीं पढ़ रखा है या कोई, तो आप व्यवहारिक रूप से अपने आप को फील करके देखिए कि आप क्या हैं, शिक्षक हैं। आपके सामने विद्यार्थी बैठे हैं आपकी क्लास में। यह है आपकी क्लासरूम, कक्षा। तो आप अपने विद्यार्थियों को जब पढ़ाएंगे, तो अब वो चीज प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि शिक्षण के क्या क्या सामान्य नियम हो सकते हैं। तो आपके लिए इन चीजों को समझना और एग्जाम के अंदर भी उसको अप्लाई करना काफी आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं। और मेरा तो उद्देश्य जो है वो ये है पढ़ाने का, कि आप 80-90% क्वेश्चन सही करके आओ। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें से आपको पेपर मिल जाएगा, इतने विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं। तो आगे हम पढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। शिक्षण के सामान्य नियम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है बाल केंद्रीयता का नियम। देखिए, आप अपने आप को फील करके देखिए कि आप शिक्षक हैं और आप अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब शिक्षण का सामान्य नियम क्या हो सकता है? बाल केंद्रीयता। यानी आपका जो केंद्र बिंदु है वो कौन होना चाहिए? बालक होना चाहिए। यानी आप उस बालक को पढ़ा रहे हैं, उस बालक के वो चीज समझ में आनी चाहिए। आपका मुख्य उद्देश्य जो है उस बालक का सर्वांगीण विकास करना है। आप क्यों पढ़ा रहे हैं, किस चीज के लिए पढ़ा रहे हैं, शिक्षण क्यों करवा रहे हैं? ताकि उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। तो आपका जो केंद्र बिंदु है वो कौन होना चाहिए? बालक होना चाहिए। तो बाल केंद्रीयता का नियम से मतलब यहां यही है कि शिक्षण के अंदर जो मुख्य केंद्र बिंदु है आपका वो कौन होना चाहिए? बालक होना चाहिए। दूसरा आता है नियोजन का नियम। नियोजन से मतलब आप समझ लीजिए, क्या मतलब? प्लान। आप कोई भी कार्य विद्यालय में करते हैं, चाहे बुक से पढ़ाना हो या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो क्या उसके लिए पहले प्लान वगैरह तो होना ही चाहिए आपके पास में। बिना प्लान के, बिना नियोजन के आप किस चीज को सही रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, मैं मेरा उदाहरण आपको दे रहा हूं। मेरा केंद्र बिंदु, जैसे मैं आप कैसे, चूंकि आपको तो बच्चों को पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा वैसे समझाने के पर्पज से समझा देता हूं। मेरे केंद्र बिंदु आप हैं, आप सब हैं बालक बालिकाएं, कि मुझे आपको समझाते हुए, मुझे आपको ध्यान में रखते हुए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं यहाँ कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं, आप मेरे केंद्र बिंदु हैं। दूसरा, नियोजन का नियम। अब मैं आपको जब पढ़ाने के लिए आता हूं, तो पहले मैं मटेरियल है, नोट्स तैयार करता हूं। मुझे पता है कि मुझे इन चीजों से ये चीज आज की क्लास में आपको पढ़ानी है। तो पहले से मेरे पास में एक प्लान है। ऐसा नहीं है कि नींद में उठ के आ गया, अचानक कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले से एक शिक्षक जो होता है उसके पास में एक प्लान होता है कि मुझे आज की मेरी जो क्लास है, मुझे आज की क्लास में ये पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है। पहले के जो वीडियोस हमने पढ़े उसमें मैंने आपको चीजें समझाई भी है। उसके बाद में है उद्देश्यों की विशिष्टता या निश्चितता का नियम। देखिए, विशिष्टता कहो या निश्चितता कहो, ये दोनों एक ही बात है। और पिछले वर्षों के जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, कहीं विशिष्टता वर्ड यूज किया था, कहीं निश्चितता वर्ड यूज किया था। इसका मतलब यह है कि जो हमारे उद्देश्य हैं, शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि ये मेरे उद्देश्य हैं और इस उद्देश्य से मैं इनको पढ़ा रहा हूं या मैं शिक्षण कार्य करवा रहा हूं। तो जब तक आपके उद्देश्य, आप जैसे मान लीजिए मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे आपका चयन करवाना है, आपका सिलेक्शन करवाना है, तो मेरे ध्यान में एक निश्चित उद्देश्य है कि मुझे इस उद्देश्य के लिए यह कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच करके आपको पढ़ा रहा हूं कि मेरा काम तो बस पढ़ाना है, आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। अब वो आप पर भी तो डिपेंड करता है ना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। मैं आपको बहुत अच्छा मैटर दे सकता हूं, बहुत अच्छे तरीके से मैं जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूं कि आसान से आसान कैसे समझाऊं, वो सब चीजें कर सकता हूं। सिलेक्शन कैसे होता है वो चीजें समझा सकता हूं। लेकिन सिलेक्शन करवाना, अंत में जो मेहनत तो आपकी तरफ से है कि आप लास्ट में कितनी मेहनत करते हो।
तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि भाई मुझे आपका सिलेक्शन करवाना है, मुझे ये चीज में आपके समझ में आनी चाहिए और उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तो आपके पास में फिक्स जो है वो उद्देश्य होना चाहिए। लचीलेपन का नियम। लचीला देखिए, लचीलापन क्या होता है, किस संदर्भ में आप इसको यूज करते हैं कि शिक्षण के अंदर जैसे मान लीजिए आप उसी तरह से समझ लीजिए कि बहुत समय ऐसी चीजें भी, परिस्थितियां भी आ सकती है कि जैसे मान लीजिए क्लासरूम के अंदर दो बच्चे ऐसे हैं जिनके कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अब शिक्षक बिल्कुल वो चलता ही जा रहा है क्लास के अंदर छोटे बच्चों को देख करके कि भाई इनके कोई दिक्कत है, फिर भी वो नहीं नहीं बस आगे पढ़ते चलो, मुझे कोई मतलब नहीं इनसे। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लचीलापन देखिए हर जगह है। टीचर जब पढ़ा रहा है, क्लास में किसी की कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई और इश्यू हो रहा है, तो हर जगह ये है कि थोड़ा सा जो है लचीलापन रखना पड़ता है। आप भी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए सरकार है, सरकार काम करती है, तो एक तो होती है तानाशाही। बस जो उसने ऑर्डर दे दिया पूरे, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ कोरिया है, वहां कौन सा सिस्टम चलता है, तानाशाही। किसी ने उस तानाशाह के खिलाफ एक वर्ड भी बोल दिया तो उसको वहीं वो बंदूक से नहीं, तोप से उड़ा देता है वो। लेकिन अब जैसे भारत की बात करें तो भारत के अंदर सरकार है, सरकार में क्या है, लचीलापन है। कई बार कुछ लोग विरोध करते हैं, कोई बिल अगर सरकार लेकर के आई है, लोग विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल धरने पर बैठ के नहीं नहीं साहब ये बिल तो बिल्कुल आप वापस लीजिए, ये कानून सही नहीं है, तो सरकार उसको कई दिन तक देखती है, फिर उस कानून को वापस ले भी लेती है। ये क्या है, ये लचीलेपन का नियम है। तो शिक्षण का भी एक सामान्य नियम होता है कि लचीलापन जो है वो आपको रखना पड़ता है। ऐसे बिल्कुल जो एक ऐसे ये जो तरीका है तानाशाही वाला, उस तरीके से नहीं होता जब विद्यालय के अंदर आप उन बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य करवाते हैं। इसके बाद में पूर्व अनुभवों के उपयोग का नियम। टीचर ने जिंदगी में जो भी पहले आपने सीखा है, जो भी आपने मान लीजिए आपके अनुभव वगैरह हैं, तो उन अनुभवों को आपको उपयोग करना है और उनको जो है उस तरीके से वहां अप्लाई करना है जो भी आपने पहले सीखा है। जैसे मान लीजिए मैंने आज तक जो भी पढ़ाया है, तो मैंने पहले जितनी भी मैंने क्लास ली है, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो मेरे पास में और मैंने खुद जो तैयारी की, तो ये जो इतना लंबा मेरे पास में एक अनुभव है, वो चीज आपके सामने रिफ्लेक्ट होकर के आती है। तो नेक्स्ट आता है, तो पूर्व अनुभव जो है उनके उपयोग का नियम है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विभिन्नता के पोषण का नियम। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता, आप जानते हैं कि बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है बुद्धि के स्तर पे। जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आप बुद्धि को पढ़ते हैं, व्यक्तित्व पढ़ते हैं, रुचि है, अभिरुचि है, अभिवर्ती है, कई चीजें हैं। तो आप उन बच्चों की विभिन्नताओं के आधार पर, अब क्लास के सारे बच्चे तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा शरारती होंगे भयंकर रूप से। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बेहतर से बेहतर शिक्षण कार्य करवाना होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के पोषण का नियम यह होता है कि आपको आपके माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ आपको हर तरह के जो विद्यार्थी है वो मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं भी पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे मैंने कोर्स निकाला है, तो क्या सारे ही बिल्कुल मेहनत करने वाले और एकदम सिंसियर, क्या सारे ही ऐसे अभ्यर्थी हैं क्या कि वो बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हों, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो? ऐसा नहीं होता है। हमारा माइंडसेट ये रहता है कि अगर मान लीजिए 100 बच्चे आएंगे, तो 5 तो हम मान के ही चलते हैं कि 5 ऐसे आएंगे जिनका गुरु से कोई लेने देना ही नहीं है, जिनको बात करने की भी तमीज नहीं होगी, ना उनको कोई बोलने का लहजा है, ना उनको बोलने की तमीज है, ना उनको पढ़ाई करनी है, चाहे ऑफलाइन हो और चाहे ऑनलाइन हो। तो ये तो हो गई, आपको पहले से ही आपके माइंडसेट में होता है कि हाँ आपको हर तरह के विद्यार्थी मिलेंगे। क्योंकि यहां तो सब बड़े होते हैं कि ठीक है, किसी की 25 साल उम्र है, किसी की 30 साल है, तो यहां कोई वो तो शिक्षा है नहीं कि आपको नैतिक शिक्षा दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा नहीं नहीं आपको ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भाई जो खुद ही आज तक 25-30 साल तक नहीं सीख पाए अपने परिवार में रह के, वो क्या सीखेंगे अब? तो मेरा है कि भाई मुझे पढ़ाना है, अपनी मेहनत से पढ़ाना है, अपनी ईमानदारी से मुझे कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि अगर 5 स्टूडेंट खराब आ गए तो उन खराब के कारण मैं बाकी जो है उनका भी नुकसान कर दूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं मेरी ओर से वही 100% चीज दूंगा। हालांकि देखिए कई बार बात आ गई, कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने कईयों के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी फीस की,
तो हमने शुरू में जब कोर्स वगैरह कई बार हमने निकाले हैं, कई चीजें मैंने कोर्स वगैरह निकाले, तो कईयों को बहुत ज्यादा समस्या थी, उनको फ्री भी हमने दिया कि चलो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन उसके रिजल्ट हमारे सामने बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। रिजल्ट ऐसा नहीं है, और एक क्या है, बिल्कुल फ्री देने से एक ये चीज भी हमने देखी है कि बिल्कुल शुरू में करते थे हम ये कि भाई चलो ठीक है, बच्चे हैं बच्चे हैं, लेकिन यहाँ जो दूसरी चीजें हमारे सामने के निकल के आई, इतनी आश्चर्यजनक और शॉकिंग चीजें थी कि उसके बाद से फिर वो सिस्टम ही हमने खत्म कर दिया कि नहीं, ये ये तो हम हमारी ओर से पूरा प्रयास करते हैं। अब सामने वाला जो विद्यार्थी है वो कितना पढ़ता है, कितना मेहनत करता है, वो उस पर डिपेंड है। तो आप विद्यालय के अंदर पढ़ाएंगे तो विद्यालय में आपको क्लास में हर तरह के विद्यार्थी मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड के आप टीचर को बच्चों को पढ़ाएंगे तो 11वीं 12वीं के बच्चों से सामना होगा। अब वो इतने भी बच्चे नहीं है वो, अब आपको उनको हैंडल करना पड़ेगा। हर तरह के विद्यार्थी होंगे। 9वीं 10वीं वालों को आप पढ़ाएंगे, 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। हर तरह के अलग अलग बच्चे होंगे, सबकी बुद्धि अलग है, सबकी सोच अलग है। अब आप उनको कैसे हैंडल करोगे? तो वहां उनको समझाते हुए और तो सबको ध्यान में रखते हुए आपको चलना पड़ेगा। हमने तो, आपको आश्चर्य होगा, मैं तो जितना पोलाइट कर सकता हूं शायद इतना ज्यादा मैं पोलाइट रहा हूं शुरू से, लेकिन जो हमारे परिणाम ये रहे हैं पोलाइट रहने के, और बड़े खतरनाक रहे हैं। मतलब फ्रॉड टाइप समझ लो कि मुझे आपको यकीन नहीं होगा कि विद्यार्थी कितने झूठ बोलते हैं, कितने फ्रॉडबाजी की कोशिश करते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। लेकिन फिर यह है कि भाई मेरा काम ईमानदारी से पढ़ाना है। अब कोई सामने वाला पढ़े या नहीं पढ़े, क्योंकि आप 10 साल के 15 साल के तो बच्चे यहाँ कोई है नहीं। लगभग उम्र सबकी 22-23 साल से ऊपर है, 22-23 साल से लेकर के लगभग 37-38 साल के बीच में उम्र है, तो सब मैच्योर हैं। सक्रिय सहयोग का नियम, इसका मतलब ये होता है कि जो क्लास में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सक्रिय सहयोग का नियम ये होता है कि आप एक एक्टिव सहयोगकर्ता के रूप में बच्चों को, देखिए इन सबके मीनिंग लगभग वही हैं, वैसे ये पढ़ने का या एक लिखने का तरीका है कि इनको इस रूप में हमने लिख दिया। तो सक्रिय सहयोग का नियम है कि एक एक्टिव सहयोगकर्ता के रूप में जो टीचर होता है, और उसको ऐसा नहीं है कि बच्चों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपके दो पड़ोसी हैं। अब एक पड़ोसी तो ऐसा है कि आपके चाहे बम फट जाए तो भी कोई मतलब नहीं है, बस वो कहता है कि मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं, कहा नहीं। एक एक्टिव होता है कि आपकी कोई समस्या आ रही, कोई दिख रहा है तो खुद चला के पूछता है, भाई साहब कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो ये समस्या है कि टीचर को इंतजार नहीं करना चाहिए बच्चों का कि वो बच्चा परेशान है, वो खुद, टीचर को खुद किसी बच्चे का चेहरा उतरा हुआ है तो टीचर को खुद उस बच्चे का सहयोग करना चाहिए चला करके। ये होता है सक्रिय सहयोग का नियम। इसके बाद देखिएगा आता है अभिप्रेरणा और रुचि का नियम। तो अभिप्रेरणा और रुचि का नियम यही है कि आप बच्चों की रुचि को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाएं, और जो भी शिक्षण कार्य करवाते हैं किस बच्चे की किस रूप में रुचि है हर चीज को जाने। अभिप्रेरणा यानी बच्चों को मोटिवेट करना, उनको मोटिवेशन देना। तो अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कई बार मैं आपको ऐसे भी उदाहरण देता हूं कि जिनके बहुत समस्या थी, ऐसे भी विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, चाहे आर्थिक रूप से निर्धन हो, सामाजिक रूप से समस्या हो, लेकिन वो विद्यार्थी भी जीवन में बहुत आगे तक सक्सेस हुए हैं, जिनके कैसी कैसी समस्याएं थी, फिर भी वो जिंदगी में सक्सेस हुए हैं। तो मोटिवेशन जो है वो जिंदगी में, देखिए 1% मोटिवेशन का भी रोल होता है। हालांकि ये 1% जो है वो 99% को आगे सक्सेस का काम करता है, लेकिन मोटिवेशन का भी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। उचित और अनुकूल वातावरण का नियम, बच्चों को आप ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएं कि बच्चे अपने आप को सहज महसूस करें। ऐसा नहीं है कि टीचर भयंकर गुस्से में क्लास में जा रहा है और बस वो देखते ही बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देगा। बच्चों को हमेशा क्या लगता रहे, डर ही डर लगता रहे। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे क्लास में कितना शोर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और टीचर को कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से एक अच्छा माहौल, एक अच्छा अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार आवर्ती और अभ्यास का नियम, आवर्ती और अभ्यास से मतलब वही है रिवीजन। ये चीज मैं आपको भी बोलता हूं कि आप चाहे दुनिया में किसी से भी पढ़ लेना, अगर आपने पढ़े हुए का रिवीजन नहीं किया तो फिर आपको बहुत भयंकर उसका नुकसान होता है।
जैसे रीट का एग्जाम जिन विद्यार्थियों ने यहाँ दिया था, तो रीट के एग्जाम से पहले जैसे एसएसटी वाली जो मैंने वो निकाली थी टेट सीरीज। टेट सीरीज क्या थी, एक तरह से वो पूरा एसएसटी का कोर्स ही मान लीजिए, पूरी 6 से 10th की सब किताबों के जो उसमें सारे टेस्ट पेपर थे, फिर एग्जाम के अकॉर्डिंग और थे, इतने टेस्ट लिए मैंने उसमें। तो मैं लास्ट तक कहता रहा कि इनको आप जो है रिवीजन करते रहना, आपको इनको नहीं छोड़ना है। और लास्ट के 2-3 महीने तक आते आते विद्यार्थियों ने उनको साइड में रख दिया और फिर सारे दिन यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या वो ज्वाइन करते रहते हैं, मैराथन क्लास है, 12-12 घंटे के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिनका रीड से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। यूपीएससी आरएस लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। मैंने कहा था 6 से 10th की किताबें घोट लेना, सारा का सारा पेपर 6 से 10th का उन्हीं में से आ गया। तो अब जो चीजें आप उन्होंने रिवीजन नहीं किया, उसकी कीमत कईयों को चुकानी पड़ी। तो ये है। इसके बाद में देखिए आते हैं शिक्षण के सूत्र, कि शिक्षण के सूत्र क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिए आप इनको नाम आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और इनके मीनिंग भी लगभग वही सेम सेम से निकलेंगे। सबसे पहला सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। अब ये 3 ऑप्शन इनमें से कोई दे देगा, चौथा अपनी तरफ से कोई भी जोड़ के दे देगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं। अब ज्ञात का मतलब वो होता है कि जो चीजें आपके सामने हो, जिस चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती हो, जैसे लाइट है, पंखा है, पेड़ पौधे हैं, विद्यालय है, भवन है, आप बता सकते हो कि हाँ भाई देखो ये चीज है, आप इसको जान सकते हो बच्चों को समझाने के लिए। उसके बाद में आपको उन अज्ञात वस्तुओं की ओर भी, जो बच्चा जिनको नहीं जानता हो, आप उनके बारे में बता सकते हो। तो पहले तो आप उनके बारे में बताओगे ना जिनको बच्चा जानता है, समझ सकता है। आप बच्चे को कोई उदाहरण दे रहे हो, तो जैसे मान लीजिए आपको बच्चे को अमेरिका के बारे में बताना है, तो पहले आप उसको बच्चे को उसके गांव के, उसके आसपास की चीजों के बारे में बताओ जिनसे बच्चा परिचित हो। फिर आप उसको बताओ कि भाई देखो वहां एक देश है, इस पूरी दुनिया में अमेरिका देश है, अमेरिका के ये राष्ट्रपति है, अमेरिका में ये सिस्टम है, जापान में ये है। यानी पहले आप जो बच्चा समझ सकता हो, जो उसके आसपास की चीजों से संबंधित हो, पहले उनके बारे में बताया जाए, फिर आप उसको दूर की उस चीज के बारे में बताओ जहां उस बच्चे को वहां के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी से मिलता जुलता अब जैसे दूसरा है सरल से कठिन। आप बच्चे को समझा रहे हो तो पहले सरल से कठिन की ओर जाओगे। अब आप डायरेक्ट ही उसको ऐसी चीज समझाना शुरू कर दो तो फिर उसके समस्या आती है। आप मैथ के सवाल करते हो, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो पहले सरल से समझाओ और उसके बाद में उसको आगे की तरफ धीरे धीरे आगे लेकर के जाओ। अब जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी, आप में से कोई विद्यार्थी डायरेक्ट कोचिंग करता है। अब उससे पहले वो 6 से 10th की किताबें उसने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी, आसपास ही नहीं देख रखी, और वो डायरेक्ट कोचिंग में एडमिशन ले लेता है। वहां कोई भी टीचर 6 से 10th की किताबें तो नहीं पढ़ाएगा। मैथ की किताबें हैं, मैथ कोई भी 6 से 10th की मैथ तो नहीं पढ़ाएगा, वो डायरेक्ट उसी पे आएगा जो सूत्र फार्मूला है। तो विद्यार्थियों को दिक्कत आती है। तो विद्यालय के अंदर जब आप अपने बच्चों को समझाते हो तो पहले सरल से समझाओ, सरल सरल उनको उदाहरण दो और फिर आगे कठिन की ओर लेके जाओ। नेक्स्ट आता है पूर्ण से अंश की ओर। ये देखिए याद कीजिएगा, हमने कहीं पढ़ा था, कहां पढ़ा था, जब हमने गेस्टाल्टवाद पढ़ा था, गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था पूर्ण से अंश की ओर, यानी पूर्ण जो है वो अपने अंश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये मैंने आपको गेस्टाल्ट थ्योरी में समझाया था। तो वही चीज है, पहले आप मूल रूप से एक बड़े रूप में किसी बच्चे को कोई चीज समझा रहे हो, तो आप जैसे मान लीजिए कोई साइकिल के बारे में बताना है, तो सबसे पहले आपने बच्चे को साइकिल का दिखाया चित्र कि भाई ये साइकिल है, ये इसके डंडा होता है इस तरीके से, ये क्या है भाई, ये साइकिल है। अब उसके जो पार्ट्स है उनके बारे में समझाओ कि ये इसकी चेन है, ये यहाँ पर सीट है, ये कैरियर है, इस तरीके से ये यहाँ चीजें, ये इस तरह से साइकिल की जो है वो सभी ताड़ियां हैं, ये इस तरीके से। तो ये शिक्षण के सूत्र होते हैं कि पहले आपको एक बड़े रूप में जो है उस चीज को वैसे समझाओ, फिर बाद में आगे अंश की ओर उसको समझाया जाए। विशिष्ट से सामान्य की ओर, वही मतलब विशिष्ट से सामान्य का मतलब होता है पहले पर्टिकुलर, एक तरह से आप ऐसे मान सकते हो कि पूर्ण से अंश जो है इसके एक तरह से थोड़ा सा अपोजिट रूप में आप इसको मान सकते हो, विशिष्ट से सामान्य वाला। तो दोनों ही तरीके होते हैं, एक पूर्ण से अंश की ओर भी होता है और एक विशिष्ट से सामान्य की ओर भी होता है।
विशिष्ट होता है पर्टिकुलर अलग अलग चीजों का बारे में बताना और फिर एक सामान्य सूत्र उससे बता देना। जैसे मान लीजिए कई बार ये जैसे विशिष्ट से सामान्य की जो विधि है उसको हम दरअसल आगमनात्मक विधि कहते हैं, और जो निगमनात्मक विधि होती है उसमें होता है सामान्य से विशिष्ट। तो विशिष्ट से सामान्य का जैसे बड़ा एक फेमस उदाहरण है, जैसे हमको ये प्रूफ करना है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो मैं एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं कि जैसे मैं कहता हूं कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, सीता मरणशील है, गीता मरणशील है, यानी हम कह सकते हैं, फाइनल निष्कर्ष ये बता सकते हैं कि सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है। तो वैसे ही है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी पहले आप पर्टिकुलर अलग अलग विशिष्ट चीजों का उदाहरण दे करके और लास्ट में फिर एक जो सामान्य नियम है उसकी ओर आप जाते हो। तो ये तरीके होते हैं। पूर्ण से अंश वाला भी होता है कि पहले आप पूर्ण के बारे में बताओ फिर अंश के बारे में, और एक ये तरीका भी होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये दोनों ही शिक्षण के सूत्र हैं, एक दूसरे से थोड़ा एक अपोजिट रूप में भी आप इनको मान सकते हो, पूर्ण से अंश वाले को और विशिष्ट से सामान्य वाले को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो ये भी वही है ज्ञात से अज्ञात वाला, जैसे हमने देखा ज्ञात से अज्ञात। तो वही चीज है कि पहले जो चीज आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आप जिस चीज के बारे में समझा सकते हो, जिस चीज के बारे में बता सकते हो, पहले उसके बारे में बताना चाहिए, उसके बाद में फिर आप अप्रत्यक्ष की ओर जाइए। तो पहले प्रत्यक्ष के बारे में और फिर आगे उससे आगे अप्रत्यक्ष की ओर। तो ये शिक्षण का सूत्र होता है। इसके बाद में है नजदीक से दूर। तो ये नजदीक से दूर का भी मतलब वही मतलब है पास से दूर की तरफ, कि पहले आप पास की चीजों के बारे में आप समझाइए उसको। जैसे मैंने आपको गांव वाला उदाहरण दिया था, तो बच्चा जहां रहता है उसके आसपास की चीजों के बारे में बताइए कि देखिए ये यहाँ ऐसी चीजें होती है, जैसे आपके यहाँ है, यहाँ आपके ये चीज है, ये नहीं है, ये है। तो इस तरह से वहां भी जो चीजें हैं वो होती है। तो पहले आप उसको पास की चीजों के बारे में समझाइए, उसके बाद में फिर आप दूर का बता सकते हैं। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक से वैज्ञानिक की ओर, तो ये भी इसी प्रकार से शिक्षण का सूत्र होता है। और इसी प्रकार से विश्लेषण संश्लेषण की, और विश्लेषण का मतलब ही वही है अलग अलग भागों में बांटना। तो पहले आप किसी चीज को अलग अलग चीजों में बांट देते हो और उसके बाद में उसमें से चीजें छानना। आप इसको इस तरह समझिए, जैसे अलग अलग चीजें बांट दी आपने पहले समझने के लिए, और उसमें से बाद में आप में से उसमें से चीजें निकाल ली, उसमें से छान ली, छानना। तो ये होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो ये कुछ मेन मेन जो है वो शिक्षण के सूत्र हैं। तो ये हमने मेन मेन चीजें देखी आज। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष हो गया, नजदीक से दूर हो गया, और मनोवैज्ञानिक से वैज्ञानिक। अभी मनोवैज्ञानिक से वैज्ञानिक भी वही है। जैसे मान लीजिए आप पहले साइकोलॉजी को, आप बच्चों को कोई भी चीज समझाते हैं, तो चूंकि आपको भी साइकोलॉजी इसीलिए पढ़नी पड़ रही है कि आप बच्चों की मानसिकता को किस तरीके से एक टीचर को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, उस चीजों को समझ सको, एक साइकोलॉजी को समझ सको, उसके बाद में फिर आप उसको साइंटिफिक तरीके से आगे चीजों को समझा पाओ। तो यही विश्लेषण से संश्लेषण है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आगे हम यहां से पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।